हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा और भी अन्य राज्य सेवा परीक्षाओं के मेंस में पूछे जाते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय, उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए मतदाताओं की सहभागिता आवश्यक है। इसको स्पष्ट करना है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इसका, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन में मतदाताओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी अधिक से अधिक सहभागिता लोकतंत्र की सेहत का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सरकारी तंत्र का संचालन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। अतः इस व्यवस्था के अंतर्गत राजनीति में जनता की सहभागिता अपरिहार्य हो जाती है। भारत में भी निर्णय प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण पहल की है, जो इस प्रकार हैं। पहला, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना। तो निर्वाचन आयोग मतदाताओं को मतदान दौरान पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि मतदाता बिना किसी भय के स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर मतदान कर सके। दूसरा है मतदाता पहचान पत्र जारी करना। चुनाव आयोग मतदाताओं के लिए मतदान पहचान पत्र जारी करता है, ताकि मतदान के दौरान अन्य प्रकार के पहचान पत्र दिखाने की जरूरत न हो तथा गैर कानूनी और अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। तीसरा है मतदाता सूची का पुनरीक्षण। तो निर्वाचन आयोग नियमित अंतराल पर मतदाता सूची को संशोधित करता है। वर्तमान में नए मतदाताओं के पंजीकरण तथा पुराने मतदाताओं के नवीनीकरण की प्रक्रिया को आयोग ने और अधिक सरल और सुलभ बना दिया है। इससे मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होती है। चौथा है सर्वेक्षण। चुनाव आयोग व्यवस्था में मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए समय समय पर सर्वेक्षण करता है तथा सहभागिता रोकने वाले कारकों का पता लगाकर उन पर कार्यवाही करता है। पांचवा है सूचना एवं संचार माध्यमों का प्रयोग। तो मतदाता सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग प्रचार और गैर प्रचार माध्यमों, लोक कला समूहों, केबल नेटवर्क, सोशल साइट्स, मीडिया, मैराथन, मानव श्रृंखला, प्रदर्शनी, पोस्टर, पर्चे, सिनेमा, स्लाइड, नुक्कड़ नाटक, मुनादी आदि का भी बेहतर तरीके से प्रयोग करता है। छठवां है शैक्षणिक पाठ्यक्रमों द्वारा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने वाले मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए वर्तमान में निर्वाचन आयोग तथा सरकार शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम में भी लोकतंत्र एवं चुनाव को शामिल करा रहा है। अब बात करते हैं मतदाता सहभागिता के तरीके। तो पहला तरीका चुनाव में मतदान करना। दूसरा तरीका चुने हुए प्रतिनिधियों से संचार करना। तीसरा है दबाव समूह का सदस्य बनकर किसी दल या प्रत्याशी को समर्थन देना। चौथा है राजनीतिक दलों की गतिविधियों में भाग लेकर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग को समझाते हुए उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है समाज में नारी की स्थिति जितनी मजबूत होगी, समाज भी उतना ही विकसित और प्रभावपूर्ण होगा। किंतु प्राचीन काल से समाज में नारी की अबला की संज्ञा देते हुए सदैव अपमानित और प्रताड़ित किया जाता रहा है। अतः सदैव से यातना और शोषण का शिकार रही महिलाओं के उन्नयन हेतु तथा उनकी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वैश्विक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में संसद ने 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रावधान संपूर्ण भारत में लागू हैं। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो तथा अन्य सदस्य केंद्र द्वारा मनोनीत समाजशास्त्री, कानूनवेत्ता, श्रमिक संघ, औद्योगिक प्रबंधन, प्रशासन आदि से संबंधित होंगे। आयोग का एक सचिव होगा। आयोग के अंतर्गत एक सलाहकारी सेल का गठन किया गया है। इस सेल के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को
पारिवारिक सलाह एवं कानूनी मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। इस व्यवस्था से आयोग को और अधिक मजबूती प्रदान की गई है। आयोग के कार्य, तो आयोग के कार्य, पहला, आयोग महिला अधिकारों के उल्लंघन के मामले में स्वप्रेरणा से पीड़ित पक्ष की ओर से या तीसरे पक्ष की शिकायत पर जांच करेगा। दूसरा, महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के आरोप से संबंधित किसी न्यायिक कार्यवाही में आयोग हस्तक्षेप कर सकता है। तीसरा, महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, प्रचलित कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करना तथा उनमें सुधार के सुझाव देना। चौथा, महिला अधिकारों के क्षेत्र में शोध, अनुसंधान तथा जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार करना। पांचवा, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेकर किसी महिला कारावास या बंदी गृह का निरीक्षण करना तथा सुझाव देना। छठवां, प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों, सेमिनार तथा अन्य माध्यमों से समाज में महिलाओं को या महिलाओं में जागरूकता लाना। सातवां है, पीड़ित महिला, उसके परिवार को तात्कालिक अंतरिम राहत देने हेतु संबंधित सरकार या प्राधिकरण को अनुशंसा करना। आठवां है, महिलाओं के अधिकारों का हनन होने पर जांच करना तथा सरकार को परामर्श देना। नौवां है, महिलाओं से जुड़े किसी विशिष्ट मामले पर सरकार को वार्षिक रिपोर्ट देना। तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु आयोग को CPC 1978 के तहत दीवानी न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। आयोग किसी भी व्यक्ति को तलब कर सकता है, दस्तावेज मांग सकता है तथा साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, गलत टाइप हो गया है काका, इसका मतलब कर, काका यहाँ पर कर है कि कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? इनके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इनकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो स्व सहायता समूह वे समूह जो अपनी सहायता के लिए स्वयं संगठित होते हैं। यह एक समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति वाले निर्धन लोगों का समूह है जो अपने सदस्यों की समस्याओं को आपसी सहायता से सुलझाते हैं। इन समूहों का गठन सामान्यतः गैर सरकारी संगठनों या सहकारी निकायों के रूप में किया जाता है। ये अनौपचारिक समूह होते हैं जिनका निर्माण 15 से 20 लोग आपस में मिलकर करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को निर्धनता से मुक्ति दिलाना तथा आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त कराना होता है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य प्रायः समान हित, समजातीय, समवर्गीय तथा परस्पर एक दूसरे को जानने वाले होते हैं, अर्थात इनमें विषमता नहीं पाई जाती। स्वयं सहायता समूह के निम्न उद्देश्य होते हैं: निर्धनों का जीवन स्तर उच्च बनाना, स्वरोजगार को बढ़ावा, सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देना, महिलाओं को वित्त प्रबंधन व सामूहिक निर्णयों में भागीदार बनाना, ग्रामीण निर्धनों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरक ऋण नीतियां बनाना, समूह के सदस्यों के मध्य आपसी विश्वास को बढ़ावा देना, लोगों को छोटी बचतों से लाभ कमाने के लिए प्रेरित करना, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना, बचत तथा ऋण के लिए सहयोग करना। भारत में स्वयं सहायता समूहों की उत्पत्ति 1970 के दशक में हुई, जब 1972 में सेल्फ एम्प्लॉय वुमेन एसोसिएशन का गठन हुआ। इसमें निर्धनता उन्मूलन, महिला रोजगार व महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत इन समूह का गठन व निर्माण किया गया, जैसे 1999 की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आज भी भारत की जनसंख्या की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और इन ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास न हो पाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच एक चुनौती बनकर उभरी है। अर्थात आज भी ग्रामीण क्षेत्र वित्तीय समावेश की प्रक्रिया से दूर है। ऐसी स्थिति में स्व सहायता समूह बिना किसी अवसंरचना के लोगों की छोटी छोटी बचत एकत्रित करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं ताकि इस राशि का उपयोग किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति में किया जा सके।
इन समूहों के प्रयासों से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान भी बढ़ा है। इससे गांव में सामाजिक आर्थिक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। चौथा प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं और आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तर है, आंतरिक सुरक्षा को किसी देश या राज्य के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख अवयव हैं देश की सीमाओं की अखंडता एवं आंतरिक प्रभुसत्ता का संरक्षण, देश में आंतरिक शांति बनाए रखना, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, संविधान द्वारा व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता का संरक्षण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं सांप्रदायिक सद्भाव सद्भाव। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षित क्षेत्र, शांति और व्यवस्था की विद्यमानता, नागरिक स्वतंत्रता, विधि का शासन, समानता के साथ विकास आदि तत्वों को रखा जा सकता है। इन तत्वों की बनाए रखने में जो भी बाधित तत्व सामने आते हैं उन्हें आंतरिक सुरक्षा की चुनौती के रूप में देखा जाता है। आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियां हैं। पहला, आतंकवाद। आतंकवाद वह दशा है जिसमें कुछ लोग अपनी अनुचित मांगें मनवाने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करने लगते हैं। इसके लिए वे बम विस्फोटक, हत्या, अपहरण, लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला इत्यादि साधनों का प्रयोग करते हैं जिसमें मानवीय मूल्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता। वर्तमान भारत में विभिन्न राज्यों में अनेक आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं जो आंतरिक सुरक्षा को चुनौती पेश कर रही हैं। दूसरा है सांप्रदायिकता। भारत में विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन अनेक पाखंडी लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते हैं। अपने धर्म के बेहतर बताकर उसे अन्य धर्म के लोगों पर थोपने का प्रयास करते हैं, जिससे सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो जाते हैं। इससे व्यापक जनधन की हानि होती है। तीसरा है विप्लव की समस्या। भारत में विप्लव की समस्या पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक प्रबल है, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि। यहाँ के लोग आज भी समाज की मुख्य धारा से वंचित हैं तथा इनकी भिन्न प्रजाति एवं संस्कृति भी इनको देश से अलगाव का बोध कराती हैं। इन कारणों से ये वर्तमान शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का प्रयास कर रही है। चौथा है अवैध आप्रवास। वर्तमान समय में बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य जैसे असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं। इससे जहां संबंधित राज्य में जननांग की असंतुलन की समस्या आ रही है और वहां सांप्रदायिकता की भी समस्या बढ़ रही है। पांचवा है साइबर अपराध। तो भारतीय आंतरिक सुरक्षा के लिए नई चुनौती के रूप में साइबर अपराध भी उभरा है। इसमें विभिन्न संचार माध्यमों तथा साइबर आधारित इंटरनेट द्वारा अवैधानिक व अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। साइबर अपराध में ईमेल हैकिंग, फ्रॉड, ऑनलाइन ट्रेडिंग, वायरस हमला, सॉफ्टवेयर की चोरी, फिशिंग आदि घटनाएं शामिल हैं। पांचवा प्रश्न है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को समझाइए। तो उत्तर है विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति दे दे। अतः संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। दोस्तों गलत टाइप हो गया, माफी चाहता हूँ, ये मेजा नहीं भेजा जाता है। तो भेजा जाता है, स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनाने से रोक सकता है। उसकी इसी शक्ति को वीटो शक्ति कहा जाता है। इस शक्ति का उद्देश्य यह होता है कि यदि विधायिका ने बिना विचार विमर्श के विपरीत या असंवैधानिक कानून बना रहे हो तो उसे रोका जा सके। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा, वह विधेयक को धन विधेयक छोड़कर कुछ सुझावों के साथ पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा सकता है। यदि संसद उसके द्वारा सुझाव गए संशोधनों के साथ या उन संशोधनों के बिना उस विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो उस पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति
बाध्य है। इस प्रकार अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति प्रदान करता है। भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। पहला, अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति, जिसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता तो वह पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग कहलाता है। और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग 3 तरह से कर सकता है। पहला, गैर सरकारी विधेयक पर अनुमति प्रदान न करके। दूसरा, विधेयक जो ऐसी सरकार द्वारा पारित किया गया हो जिसने विधेयक को अनुमति मिलने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया हो और नई सरकार अनुमति न देने की सिफारिश करे। तीसरा, विधेयक जिसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा हो। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। जब राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को छोड़कर सदन के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है तो यह शक्ति निलंबनकारी वीटो शक्ति कहलाती। किंतु यदि संसद उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। तीसरा है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो कहते हैं इसको। इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है। ऐसा वह तब करता है जब उसे लगता है कि मंत्रिमंडल का पतन होने वाला है। सर्वप्रथम और केवल एक ही बार 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर इसका प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।